आज हम करेंगे 10th क्लास का अर्थशास्त्र का अध्याय 1 विकास। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड किया है। ये इसका सेकंड पार्ट है। विकास वाले लेसन में हमने क्या पढ़ा था कि विकास होता क्या है। पहले हमने इससे जो पहले की वीडियो है उसमें हमने अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, फिर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, दुनिया के जो देश हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, विकसित देश क्या होते हैं, विकासशील देश क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा विकास के बारे में। विकास का मतलब होता है तरक्की। तरक्की किस किस क्षेत्र में होती है और एक व्यक्ति का विकास दूसरे का विनाश कैसे होता है। इसमें हम करेंगे आगे अलग अलग देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, विभिन्न देशों या राज्यों के बीच तुलना करके ये कैसे सिद्ध किया जाए कि कौन सा देश अमीर है और कौन सा देश गरीब है। तो उसके लिए जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है इनकम, आय। आय के आधार पे हम बता सकते हैं कि ये देश विकासशील है या ये देश विकसित देश है। जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसको हम बोलेंगे ये विकसित देश है, जिसकी इनकम या आय कम होगी उसको हम कहेंगे कि ये देश विकासशील है। तो इसमें क्या है, अलग अलग देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए कि कोई देश विकसित है विकासशील है, हमें कैसा पता चलेगा, उसकी इनकम देख के, आय देख के। आय मतलब राष्ट्रीय आय। एक देश में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनकी जो आय होती है उसका जो कुल योगफल होता है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। देश के सभी व्यक्तियों की आय का योगफल, इसका मतलब क्या हुआ, एक देश में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो जितना भी पैसा कमा रहे हैं, किसी भी व्यक्ति की चाहे कितने भी इनकम है, उसका जब हम टोटल योगफल करते हैं, उसको जोड़ते हैं तो वो आता है हमारा राष्ट्रीय आय में। तो किसी भी देश की या राज्य के इस आधार पर तुलना करके कि कौन सा देश विकसित है या विकासशील है उसको कैसे पता करेंगे, राष्ट्रीय आय। अगर एक देश की राष्ट्रीय आय ज़्यादा है दूसरे देश की कम है तो हम बता देंगे ये देश विकसित देश है, ये देश विकासशील देश है। तो अब मुख्य तथ्य क्या आता है कि क्या केवल राष्ट्रीय आधार के आधार पर ही, राष्ट्रीय आय के आधार पर ही हम विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि कौन सा देश विकसित है कौन सा विकासशील देश है। अब मान लीजिए एक देश में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, कोई 100 रुपये कमा रहा है, कोई 4000 रुपये कमा रहा है, लेकिन हम राष्ट्रीय आय कैसे देखते हैं, सबकी इनकम का जोड़ कर देते हैं, योग कर देते हैं। तो ये सही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल राष्ट्रीय आय के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी भी देश के बारे में ये बता सकते हैं कि वो देश, उसका स्तर क्या है, विकसित है विकासशील है, क्या लेवल है उसका। तो केवल राष्ट्रीय आय इस बारे में ठीक नहीं है। फिर हम दूसरा देखते हैं कि क्या प्रति व्यक्ति आय, जो प्रति व्यक्ति आय होती है उसको औसत आय भी कहा जाता है। औसत आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों एक ही है, केवल नाम का अंतर है, बोलने का अलग, जो बोलने का तरीका वो अलग है। औसत आय के लिए कई बार हम प्रति व्यक्ति आय का भी यूज़ करते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं। तो औसत आय का फॉर्मूला क्या होता है, कुल आय। कुल आय मतलब जितने भी एक राष्ट्र में रहने वाले नागरिक हैं उनकी जो टोटल इनकम है अपॉन बटे में क्या आएगा, कुल जनसंख्या। जितनी भी आय है किसी भी देश की उसको जब कुल जनसंख्या से भाग किया जाता है तो हमारी प्रति व्यक्ति आय निकलती है। तो इसके लिए क्या कहा जाता है कि राष्ट्रीय आय के मुकाबले हम प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कह सकते हैं कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है वो देश विकसित देश में आएगा, जिसकी कम है वो विकासशील देश में आएगा। तो किसी भी देश को जो विकसित या विकासशील के आधार पर जो मापने का पैमाना होगा वो प्रति व्यक्ति आय के ज़्यादा तर्कसंगत है। अब राष्ट्रीय आय क्यों नहीं है, देखिए इसमें क्या था, इसमें सिर्फ ये थी कुल आय थी, जनसंख्या शामिल नहीं थी। अब मान लो कोई एक देश ए और बी देश है, इस देश में 10 लोग हैं, इसमें 5 लोग हैं, ठीक है। इसमें 10 लोग उतना ही कमाते हैं जितना कि ये 5 लोग कमाते हैं। तो हम इसकी जनसंख्या मान लो ज़्यादा है, ज़्यादा जनसंख्या वाला देश जो है वो 5000 रुपये कमा रहा है उदाहरण के लिए, ये कम जनसंख्या वाला भी 5000 कमा रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस आधार पे हम ये बता सकते हैं कि ये देश विकसित है विकासशील है, क्योंकि जनसंख्या तो समान नहीं है ना। जनसंख्या में कम और ज़्यादा मतलब फेरबदल है, किसी की कम है किसी की ज़्यादा है, तो जनसंख्या को हम नकार नहीं सकते। इसके कम लोगों ने भी इतना कमा दिया, इसके ज़्यादा लोगों ने भी इतना कमाया है, तो राष्ट्रीय आय तो हम नहीं मानेंगे कि राष्ट्रीय आय जो है वो किसी देश का जो विकसित है विकासशील जो भी है उसको निर्धारित करती है। प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है, जो भी कुल आय होती है, जो कुल आय है उसको हम क्या करते हैं, उसकी जितनी जनसंख्या है उससे डिवाइड करेंगे तो उससे प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी।
इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान रखा जाएगा जो ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं उनकी आय अलग निकलेगी, जो कम जनसंख्या जिन देशों की उन लोगों की आय अलग निकलेगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं जो विश्व बैंक होता है हमारा वो क्या करता है, अब ये कैसा पता, अब जो ये प्रति व्यक्ति आय है या जो राष्ट्रीय आय है, किसी देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वो सब कुछ जांचने का काम, ये काम कौन करता है? ये काम हमने विश्व बैंक को दे रखा है। जो विश्व बैंक होता है वो क्या करता है, वो एक विश्व विकास रिपोर्ट निकालता है। उसमें वो जो डिटेल होती है वो ऐसे देते हैं कि इस देश की प्रति व्यक्ति आय इतनी है या राष्ट्रीय आय इतनी है। तो किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय को मापकर उसका जो डाटा दिया जाता है, जो तथ्य दिए जाते हैं, वो हमारा जो विश्व बैंक है वो देता है और एक विश्व विकास रिपोर्ट निकालता है जिसमें ये सारा कुछ लिखित होता है। इसी से हमें पता चलता है कि किस देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, राष्ट्रीय आय कितनी है, कौन देश विकासशील देशों की श्रेणी में आया, कौन विकसित देशों की श्रेणी में आया, सारी चीज़ें। फिर आता है जो ये विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट निकालता है, इसी के आधार पर हम किसी भी देश को अमीर या गरीब देशों के आधार पर मापते हैं। जिसका विश्व विकास रिपोर्ट में जो प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी उसको हम अमीर देश मान लेंगे, जिसकी कम है वो गरीब देशों में आ जाएगा। प्रति व्यक्ति आय दो देशों की तुलना करने के लिए, देखो पहले हमने पढ़ा कि किसी भी देश को ये पता लगाने के लिए कि वो विकासशील है या विकसित है, अमीर है कि गरीब है, राष्ट्रीय आय बेहतर है। मतलब एक राष्ट्र में जितने भी लोग आय कमा रहे हैं, कोई कितना भी पैसा कमाता है, उसका जो टोटल होता है, योगफल होता है, उसको राष्ट्रीय आय बोलते हैं। और उससे हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो देश ज़्यादा, जिस देश के व्यक्ति ज़्यादा कमा रहे हैं, जिसकी राष्ट्रीय आय ज़्यादा है, वो विकसित है। जिस देश के नागरिक कम पैसा कमा रहे हैं, जिनकी जो राष्ट्रीय आय वो कम है, वो विकासशील देश है। फिर हमने देखा कि सिर्फ राष्ट्रीय आय के आधार पर हम ये फैसला नहीं ले सकते, थोड़ा अधूरा है। वो क्यों? क्योंकि हमने इसके एक पक्ष पे ज़्यादा बल दिया, लेकिन जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है जनसंख्या, उसको हमने नकार दिया। हो सकता है कई देश ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं, वो ज़्यादा कमा रहे हो, कई देश ऐसे हैं जो कम जनसंख्या वाले हैं, अगर मान लो वो भी उतना ही कमा रहे हैं ज़्यादा जनसंख्या वाले देश के बराबर, तो राष्ट्रीय आय के आधार पर ये निर्धारित करना थोड़ा गलत होगा। फिर हम देखते हैं कि क्या प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि विकसित देश कौन सा है, विकासशील देश कौन सा है? क्योंकि इसमें तो कुल आय भी होती है और जनसंख्या भी होती है। कुल आय को जनसंख्या से भाग निकाला जाता है, उससे प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है और उस आधार पर हम विकसित और विकासशील देशों में अंतर कर सकते हैं। ये जो विश्व बैंक है ये विश्व विकास रिपोर्ट निकालता है, जिसके आधार पर हमें किसी भी देश के बारे में जानकारी मिलती है, चाहे वो राष्ट्रीय आय हो, चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, और इसी आधार पर हम ये निर्णय लेते हैं कि कौन सा देश किस श्रेणी में आएगा। फिर और ये पता कैसे चलता है, जैसे विकसित देश है, जो अमीर देश होता है, उसके लिए अगर वो प्रति वर्ष 4,53,000 के आसपास उसकी इनकम है, तो वो अभी जो लेटेस्ट है वो मुझे नहीं पता, ये पहले का जो डाटा है वो मैं बता रही हूँ। अगर 4,53,000 प्रति वर्ष किसी देश की इनकम है तो वो अमीर देश होगा, और अगर 37,000 या इससे कम है प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय, तो वो देश गरीब देशों की श्रेणी में आएगा। इसी से हम अंदाजा लगाते हैं कि विकसित देश अगर इससे ज़्यादा है या इतनी है तो मतलब विकसित देश है, और इससे कम है तो प्रति व्यक्ति आय तो वो विकासशील देश होगा। अब आता है हमारा कि जो प्रति व्यक्ति, अब पहले हमने राष्ट्रीय आय के बारे में देखा, फिर उसमें थोड़ी कमी लगी तो हमें लगा प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा अच्छा मापदंड है। फिर हम प्रति व्यक्ति आय में भी हमें थोड़ी कमी लगी, वो कैसे कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो दो देशों की तुलना करने के लिए तो ठीक है। वो कैसे? मान लो दो देश है, एक की प्रति व्यक्ति आय 37,000 है, एक की 20,000 है, तो एकदम से हमें क्या पता चलेगा कि जिसकी ज़्यादा ही प्रति व्यक्ति आय है वो देश अमीर देश है। प्रति व्यक्ति आय जिसकी ज़्यादा होगी वही अमीर देश होगा ना। तो तुलना करने के लिए, दो देशों की तुलना करने के लिए तो ये ठीक है, लेकिन यह असमानता को छिपा देता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे मान लो एक देश है, ठीक है, एक देश में 5 लोग हैं, वो 1,000 रुपये बराबर कमा रहे हैं, तो इसकी प्रति व्यक्ति आय हम कैसे निकालेंगे? 1,000 जमा 1,000, इन जो 5 बार 1,000 दे रखा है उसको जमा किया तो 5,000 आ गया। फिर अब वो है कितने जनसंख्या में? 5 है, तो हमने कुल जनसंख्या है ना, उसको निकालने के लिए तो हमने कुल जनसंख्या थी उसकी 5, उसको 5,000 को 5 से भाग किया तो आया 1,000। हमारी प्रति व्यक्ति आय आई इस देश की 1,000 रुपये। अब ऐसे ही हम अगर किसी दूसरे देश को देखें तो उसमें मान लो ये देखिए, इसमें 1,000 एक जैसा कमा रहे हैं,
तो प्रति व्यक्ति आय 1000 रुपये निकली। एक दूसरा देश मानो, उसमें कोई व्यक्ति 300 रुपये कमा रहा है, कोई 900 कमा रहा है, कोई 50 कमा रहा है, कोई 250 कमा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है 3500, इन सबसे ज़्यादा कमा रहा है ना। अब इनका टोटल करेंगे तो वही 5000 आया, उसको जनसंख्या से भाग करेंगे तो 1000 आया। अब प्रति व्यक्ति आय किसी देश के स्तर को मापने का अच्छा तरीका क्यों नहीं है? इसमें पांचों लोगों ने बराबर कमाए 1000 रुपये, तो प्रति व्यक्ति आय 1000 रुपये आई। इसमें कोई तो बहुत कम कमा रहा है, देखो ये 50 रुपये कमा रहा है, सिर्फ ये 3500 रुपये कमा रहा है, बहुत ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन उसके बाद भी प्रति व्यक्ति आय कितनी? 1000 रुपये। तो एक तरीके से क्या हुआ, तो जो ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा कमा रहा है वो भी बराबर ही हुआ ना, और जो कम कमा रहा है वो भी बराबर ही हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रति व्यक्ति आय है वो देशों की तुलना करने के लिए मतलब जो ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला देश है वो विकसित देश है, जो कम प्रति व्यक्ति आय जिस देश की है वो विकासशील देश है। सिर्फ इस चीज़ को देखने के लिए तो ठीक है, लेकिन जो प्रति व्यक्ति आय है वो असमानता को छिपा देती है। जैसे मैंने अभी बताया, जो ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा कमा रहा है वो भी बराबर है, जो बहुत कम कमा रहा है वो भी बराबर है। तो जिस तरीके से राष्ट्रीय आय के बारे में हमने क्या कहा कि जो राष्ट्रीय आय है वो किसी भी देश की तुलना करने के लिए या विकसित या विकासशील देश के लिए को मापने के लिए अच्छा बेहतर उपाय नहीं है। फिर हमने प्रति व्यक्ति आय के बारे में जाना, क्योंकि राष्ट्रीय आय में जनसंख्या की अवहेलना की जा रही थी, जनसंख्या शामिल नहीं थी। हमने प्रति व्यक्ति आय या औसत आय में कुल आय को जनसंख्या से भाग देके प्रति व्यक्ति आय निकाली, और हमें लगा कि प्रति व्यक्ति जो आय है वो विभिन्न देशों के स्तर को जानने का बहुत अच्छा माध्यम है। फिर आगे हमें इसमें भी कमी दिखाई दी, और हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो देशों की तुलना करने के लिए तो ठीक है, लेकिन वो बहुत सारी असमानताओं, जो उसके अंदर असमानता छिपी हुई है या जो असमानता है उसको नज़रअंदाज करती है। तो प्रति व्यक्ति आय भी एक अच्छा इसका तरीका नहीं है। फिर आता है, क्योंकि देखो इसमें ये उदाहरण भी ये उदाहरण देखिए आप इसको समझने के लिए। ये देखिए मैंने इसमें आपकी बुक में भी दे रखा है, 3 राज्य है, हरियाणा, केरल और बिहार। तो तीनों की प्रति व्यक्ति आय अलग अलग है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 1,62,034 रुपये है, केरल की है 1,55,516 रुपये, बिहार की है 34,168 रुपये। हरियाणा, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय अलग अलग है, और इन तीनों को देखने से हमें पता चल रहा है कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे ज़्यादा किसकी है? हरियाणा की है। शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होता है? 1 साल में, मतलब जन्मदिन आने से पहले जो अगर किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है वो शिशु मृत्यु दर होता है। तो ये हरियाणा में है 36, केरल में है 12, बिहार में है 42। साक्षरता दर का मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा होना, मतलब कम से कम किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, अपना नाम लिखना आता हो, बुनियादी जो चीज़ें वो उसको आनी चाहिए। अगर उसको नाम लिखना तक नहीं आता या किसी एक भाषा का ज्ञान भी नहीं है तो उस आदमी को हम अनपढ़ बोलेंगे, निरक्षर बोलेंगे। तो साक्षरता दर कितनी है? हरियाणा में 82, केरल में 94 94 और बिहार में है 62 62। फिर आता है हमारा निवल उपस्थित अनुपात। इसका मतलब क्या होता है? 14 से 15 साल तक के जो बच्चे हैं वो कितने प्रतिशत स्कूलों में उपस्थित हो रहे हैं, अपनी हाजिरी दे रहे हैं। वो हरियाणा में 61 है, केरल में 83 है और बिहार में कितने हैं? 43 है। अब ध्यान से समझना इसको। इसमें मैंने बताया था कि प्रति व्यक्ति आय है वो देशों की तुलना तो करती है लेकिन कई असमानता को छिपा देती है। वो असमानता कहाँ है? ये देखिए, हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम ये कह सकते, अभी मैंने जब पहले बताया था तो क्या बोला था कि जो प्रति व्यक्ति आय है उसके द्वारा हम किसी भी देश की तुलना कि वो विकसित है या विकासशील है अच्छे से कर सकते हैं, देश या राज्य की। तो अगर सिर्फ प्रति व्यक्ति आय देखें तो हरियाणा तो बहुत अच्छे राज्यों में आएगा, विकसित राज्यों में आएगा। शिशु मृत्यु दर कितनी है? इसमें 36 है, साक्षरता दर इसमें 82 है और निवल उपस्थित अनुपात इसमें 61 है। लेकिन सिर्फ प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होने से ही वो जो राज्य है वो विकसित राज्य नहीं माना जाएगा। उसमें शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है, जो भी किसी भी राज्य या देश के लिए सबसे नेगेटिव, नकारात्मक चीज़ होती है। अब उसमें 36 शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा जो है 36 दे रखा है, तो ये विकसित राज्य तो आय हो ही नहीं सकता। उसके बाद इसमें साक्षरता दर केरल से भी कम है, केरल में ज़्यादा है, हरियाणा में कम है, तो भी विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि केवल हम प्रति व्यक्ति आय को नहीं देख सकते, ये बाकी चीज़ों को छिपा रहा है जो इसमें नकारात्मक चीज़ें है। शिशु मृत्यु दर भी ज़्यादा है, साक्षरता दर इसमें केरल में ज़्यादा है, इसमें कम है, और 14 से 15 साल तक के जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, उसका प्रतिशत सिर्फ 61 है, जबकि केरल में है 83।
ऐसे ही केरल में क्या है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो हरियाणा से कम होने के बावजूद, पॉजिटिव चीज ना, सकारात्मक चीज क्या होगी सबसे बड़ी, शिशु मृत्यु दर इसमें बहुत कम है, साक्षरता दर, लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और 14 से 15 साल तक के बच्चे जो स्कूल में कॉलेज में जाते हैं वो 83% है, 83। इसका मतलब क्या हुआ कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय भले ही ज़्यादा है, बाकी चीज़ें बहुत कम है। केरल में प्रति व्यक्ति आय कम होने के बाद भी बाकी चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे है, शिशु भी कम, मृत्यु दर भी कम है शिशुओं की, पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा है, स्कूलों में जाने वाले, जो स्कूल और कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं उनका अनुपात भी काफ़ी अच्छा है। बिहार में क्या है, बिहार में प्रति व्यक्ति आय भी कम है, शिशु मृत्यु दर और बहुत ज़्यादा है, साक्षरता दर भी ज़्यादा है, साक्षरता दर भी कम है, और जो 14 से 15 साल तक के बच्चों का स्कूल और कॉलेज में उपस्थित अनुपात है वो भी कम है। तो समझने वाली चीज़ क्या है, केवल प्रति व्यक्ति आय ही किसी देश या राज्य के लेवल को डिसाइड नहीं करती, उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें जरूरी होती है, जैसे पढ़ाई लिखाई हो गई, शिशु मृत्यु दर हो गई, और स्कूलों या कॉलेजों में कितने बच्चे जाते हैं। तो कोई एक चीज़ देख के हम ये फैसला नहीं ले सकते कि ये विकसित है, विकासशील है, और भी पहलू देखने होते हैं। तो केवल राष्ट्रीय आय या फिर केवल ये कहे कि हम प्रति व्यक्ति आय, ये किसी देश या राज्य का जो तुलना करता है या उसका जो लेवल बताता है वो सही नहीं है। ना तो राष्ट्रीय आय के आधार पर हम किसी देश की देश के बारे में ये कह सकते हैं कि विकसित है, विकासशील देश है, ना केवल प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि केवल प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होने से भी हम उस राज्य को या उस देश को विकसित नहीं मानेंगे। जैसे यहाँ पे हरियाणा का एग्जाम्पल है, प्रति व्यक्ति आय भले ही ज़्यादा है लेकिन उसको कहाँ कहाँ लगाए जा रही है देखिए ना, शिशु मृत्यु दर भी ज़्यादा है वहाँ पे, साक्षरता दर भी। और जो केरल है, केरल में क्या है, प्रति व्यक्ति आय हरियाणा से कम होने के बाद भी बाकी चीज़ें सब बहुत अच्छे स्तर पर है। तो हमारी नज़र से विकसित राज्य कौन सा होगा, केरल होगा ना इन तीनों में से। फिर आता है हमारा सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं का मतलब क्या होता है कि जो सुविधाएं सार्वजनिक रूप से एक देश में रहने वाले या एक राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों को दी जाती है समान रूप से, जैसे शिक्षा की सुविधा, चिकित्सा सुविधा। कई राज्य ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कम होने के बावजूद, जैसे केरल है, वहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है लेकिन उसके बावजूद लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन वहाँ की अच्छी है और बाकी सुविधाओं पे भी ध्यान दिया गया है। तो उस राज्य को हम विकासशील नहीं, विकसित राज्य की श्रेणी में ही मानेंगे। और बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, ऐसे राज्यों में जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय ठीक होने के बावजूद जो सरकार है या देश, राज्य जो भी है, वो अगर जनता की भलाई के लिए या फिर सार्वजनिक सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रहा, गरीबी है, भुखमरी है, लोग कम पढ़े लिखे हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है, तो अगर सार्वजनिक सुविधा नहीं है, केवल इनकम ज़्यादा है, तो भी हम उसको विकसित राज्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो विकास का मतलब क्या हुआ, विकास का मतलब हुआ तरक्की, उन्नति। अलग अलग दिशा में हमने पढ़ा, देश के बारे में पढ़ा, राज्य के बारे में पढ़ा, फिर हमने इसको मापने का जो तरीका है उसके बारे में अध्ययन किया कि राष्ट्रीय आय के द्वारा हम विकसित और विकासशील देशों के बारे में फैसला ले सकते हैं। फिर हमें इसमें भी कमी दिखाई दी क्योंकि इसमें जनसंख्या को नकार दिया। फिर हमें लगा कि नहीं, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा हम अच्छे से इसकी तुलना कर सकते हैं विकसित और विकासशील देशों की, लेकिन क्योंकि प्रति व्यक्ति आय में जनसंख्या शामिल थी, लेकिन फिर हमें बाद में लगा कि प्रति व्यक्ति जो आय है वो भी बहुत सारी असमानताओं को छिपा देती है, तो इसलिए प्रति व्यक्ति आय भी सही नहीं है। फिर हमने ये हरियाणा, केरल और बिहार का एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा, इसको देखा, और बाद में हम किस निष्कर्ष पे पहुँचे कि विकास का मतलब क्या है, किसी भी एक दिशा या एक पहलू का तरक्की नहीं होना, बल्कि चारों तरफ से हर पहलू की ओर ये जो विकास है वो होना चाहिए, तभी कोई देश या राज्य विकसित देशों की श्रेणी में आता है या विकसित राज्यों की श्रेणी में आता है। तो ये लेसन हमारा ख़त्म होता है, ये 2 पार्ट में है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें मैंने अर्थव्यवस्था के बारे में बताया है, थोड़ा सा विकास का जिक्र किया है। जो हमारी ये सेकंड पार्ट है इसमें, विकास वाले लेसन में, इसमें हमने आगे का लेसन डिस्कस करा है। इस वीडियो को देखिएगा और पहली वाली जो वीडियो है उसको भी ढंग से देखिए, तभी दूसरे वाली वीडियो समझ में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।